इसी लॉ को अब एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की। सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन से बनता है। ठीक है जी। अगर हम डायरेक्ट मेथड के हवाले से देखें, डायरेक्ट मेथड का मतलब है वन स्टेप मेथड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर 1 मोल सोडियम कार्बोनेट का बना देता है, प्लस इसमें वाटर का 1 मोल वाटर भी बनता है। और जो टोटल चेंज ऑफ एंथैल्पी इस रिएक्शन में आता है वो है -90 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब अगर यही रिएक्शन हम स्टेप वाइज देख लें, यानी इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू देख लें, तो उसमें क्या है कि जनाब 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर पहले एक बाई प्रोडक्ट बनाएगा, यानी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, दैट इज सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, और इस स्टेप का जो डेल्टा H1 है दैट इज इक्वल टू -49 किलो जूल पर मोल। फिर ये सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, मज़ीद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर मज़ीद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर कर बना लेता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा H2 जो है वो है -41 किलो जूल पर मोल। ठीक, तो अगर हम नेट एंथैल्पी चेंज निकालें इस रिएक्शन का, तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 के, विच विल बी इक्वल टू -49 प्लस मतलब माइनस का 41, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 90 किलो जूल पर मोल आ गया ना, वही जो वन स्टेप में -90 किलो जूल था, स्टेप वाइज भी नेट एंथैल्पी चेंज जो है वो सेम ही रहेगा। अब आ जाते हैं कि इस लॉ की एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज़ कहाँ है। तो भाई इसका यूज़ यह है कि इस लॉ की मदद से हम किसी भी रिएक्शन की हीट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं। उन रिएक्शंस की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं जिनकी हीट ऑफ फॉर्मेशन हम डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जो स्टेप वाइज में रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज आ रहा होगा, फिर उन सारे स्टेप्स के इंथैल्पीज़ को ऐड कर कर हम नेट इंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं। तो ये इस लॉ की एप्लीकेशन है या यूज़ है। इसी बात को हमने यहाँ मेंशन कर दिया है कि भाई दिस लॉ हेल्प्स टू कैलकुलेट हीट ऑफ रिएक्शन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन of compounds in such cases where direct measurement is not possible। ठीक है जी, यानी कि इस लॉ को अप्लाई कर कर हम उन रिएक्शंस की भी हीट ऑफ फॉर्मेशन मालूम कर सकते हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, यानी एक ही स्टेप में नहीं हो रही, स्टेप वाइज करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये सवाल एग्ज़ाम में कैसे आ सकता है भाई, ये इस तरीके से आता है कि डिस्क्राइब द हैसेस लॉ, तो आप पहले हैसेस लॉ बताएंगे विद एग्जाम्पल, यानी कि सवाल ऐसा आता है कि डिस्क्राइब हैसेस लॉ विद एग्जाम्पल एंड ऑल्सो राइट इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन भी क्या करें, बयान करें। तो सबसे पहले तो आप लॉ लिखेंगे, लॉ लिखने के बाद फिर इसकी एग्जाम्पल इसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देंगे, फिर इसके एग्जाम्पल दे देंगे और एग्जाम्पल के बाद इसकी एप्लीकेशन देंगे। तो अगर ये 4 नंबर का सवाल इस तरीके से आता है आपका,
तो ये आपका फुली तौर पर हो जाएगा आपके, ठीक है। और फिर अभी जैसे हमने एप्लीकेशन में हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ रिएक्शन की बात करी, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में आपको ये भी बताऊंगी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, और फिर उसके रिगार्डिंग जो है वो हमने न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे, तो हम वो भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।